हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुर्तुबा। जैसे कि हम लोगों ने एसएससी 10th के मैथमेटिक्स की ऑनलाइन स्टडी जूम ऐप पे शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 लेक्चर से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रिस्पांस दे रहे हैं और बहुत खुश भी है। बट कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए थे कि सर हमारा पिछला थोड़ा छूट गया है, तो उन लोगों के लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं वो इसे देखकर रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि अलजेब्रा का हमारा 3rd चैप्टर है, जिसे उर्दू में कहते हैं हिसाबी तसाउद, है ना। तो ये जो चैप्टर है हिसाबी तसाउद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ और हम उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नंबर का सेट लिख रहा हूँ, आप लोग उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जी, अगर आप लोग ये नंबर्स को देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, क्या किया हो मैंने 1 2 4 7 11 16 बस मैंने मन से लिख दिया? नहीं, इनमें कोई खास रिलेशन है, कोई ताल्लुक है। वो रिलेशन या ताल्लुक क्या है, अगर आप लोग एनालाइज करें, देखें तो आप देख सकते हैं कि 1 में 1 ऐड किए तो 2 मिलेगा, 2 में 2 ऐड किए तो 4, 4 में 3 ऐड किए तो 7, 7 में 4 ऐड किए तो 11। मतलब मैं डिफरेंस जो है वो एक एक से बढ़ाते जा रहा हूँ। इनके बीच में डिफरेंस 1 है, इनके बीच में डिफरेंस 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इस तरीके से अगर 6 डिफरेंस ऐड करूँ तो अगला डिजिट क्या रहेगा 22 एंड सो ऑन। ऐसे में नंबर्स के सेट लिख सकता हूँ। ओके, तो नंबर्स का ऐसा सेट जिनमें कोई पर्टिकुलर रिलेशन हो, कोई खास ताल्लुक हो, आदात के ऐसे सेट को तवातिर कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और नंबर्स यहां पर लिखता हूं 2 6 10 14। जी, कोई बता सकता है आगे का नंबर कौन होगा? जी, वेरी गुड, 18। कैसे? आप लोगों ने जज कर लिया कि सर आप हर एक में 4 का डिफरेंस, यहां पर भी 4 का डिफरेंस है, यहां पर भी 4 का डिफरेंस है, और 4 का डिफरेंस 22, और 4 का डिफरेंस में अगर कर दूं तो 26 बराबर। इस टाइप में मैं नंबर्स का एक पैटर्न लिख सकता हूं, एक सीक्वेंस लिख सकता हूं। यहां पर क्या रिलेशन है? यहां पर रिलेशन यह है कि एवरी नेक्स्ट नंबर इज 4 ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। हर अगला अदद पिछले अदद से 4 ज्यादा है। ये ताल्लुक है इन आदत के दरमियान, तो इसे भी हम सीक्वेंस कहेंगे। ये भी क्या कहेंगे उर्दू में? तवातिर। चलिए मैं कुछ और टाइप लिखता हूं, थोड़ा आप उसे जज करने की कोशिश कीजिए। 1 4 9 16। जी, क्या रहेगा अगला? कुछ सोच सक रहे? वेरी गुड। हाँ, जिन लोगों ने 25 सोचा है वो राइट है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए कि सर यू आर राइटिंग द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। आप लोग सर तबई अदद के मुरब्बे लिख रहा हूं मैं, यहां क्या लिख रहा हूं? तबई अदद के मुरब्बे। तबई अदद यानी नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 से शुरू होने वाले आदाद। तो 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड सो ऑन। में इस तरीके से यहाँ पे क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि दिस इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये आदात का वो सेट है जो के तबई आदात के मुरब्बे है, स्क्वायर मुरब्बे को कहते हैं। ये भी यहां पर भी पर्टिकुलर रिलेशन है नंबर्स में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ सीक्वेंस। इसे भी हम तवातिर कहेंगे। तो ये भी तवातिर है, ये भी तवातिर है, ये भी तवातिर है। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिखता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं 5, 5, 5। जी बताइए अगला अदद 5, अगला डिजिट 5, सो ऑन। आप बोलेंगे सर इसमें क्या है? हाँ ये है ना, यहां पे नंबर में जो डिफरेंस है वो कितना है? 0 है। सो इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ नंबर्स विच कैन बी कॉल्ड एज सीक्वेंस। इसे भी हम तवातिर कहेंगे। यहां पर भी हर आदाद के दरमियान कितने का फर्क है? 0 का। इस तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे कि हमने ये सीखा कि ये तमाम के तमाम जो नंबर के सेट्स मैंने लिखा हूं इनमें कोई पर्टिकुलर रिलेशन है, और अगर पर्टिकुलर रिलेशन रहा तो अंग्रेजी में उसे सीक्वेंस और उर्दू में तवातिर कहते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है वो तवातिर है। क्या है? तवातिर। ऑल दीज आर सीक्वेंस। हम उसे अंग्रेजी में सीक्वेंस कहेंगे और उर्दू में कहते हैं तवातिर। तो ये सब के सब तवातिर और सीक्वेंस है। बट यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के तवातिर है। कौन से? जैसे कि ये वाला,
इसके ऊपर अगर आप लोग थोड़ा एनालाइज किए तो क्या है कि यहां पर हर नेक्स्ट नंबर और प्रीवियस नंबर में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, हर एक में 4 का डिफरेंस है। यहां पे डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट यहां पे डिफरेंस कैसा है, सेम है। सिमिलरली यहां पर भी जो डिफरेंस है वो अलग अलग ही है, और ये तो स्क्वायर से, बट यहां पर डिफरेंस क्या है, सेम है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 देन 9 12 सॉरी 3 6 9 12 15 एंड 18। आप लोग बोलेंगे सर यू आर राइटिंग टेबल ऑफ 3, है ना, 3 का पहाड़ा लिख रहे हो, हाँ 3 का पहाड़ा लिख रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर भी हर एक के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो हम इसे भी तवातिर कहेंगे, बट ये भी स्पेशल टाइप का है, ये भी स्पेशल टाइप का है। स्पेशल टाइप का क्यों है, क्योंकि इनके जो डिफरेंस है वो इक्वल है। डिफरेंस कैसे है, इक्वल है, हर नंबर में और पिछले नंबर में डिफरेंस इक्वल है। तो ऐसा तवातिर जिनके अरकान के दरमियान फर्क यकसा हो उसे कहते हैं हिसाबी तसाउद। उर्दू में क्या कहते हैं बेटा, हिसाबी तसाउद, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, इस टाइप में। इसका शॉर्ट फॉर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी होता है, इसलिए उर्दू की बहुत सारी बुक में क्वेश्चंस में जहां पर हिसाबी तसाउद लिखना होता है तो तसाउद, हिसाबी तसाउद लिखने की बजाय बुक में एपी लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है, एपी। एपी मतलब हिसाबी तसाउद। तो ये सब के सब तवातिर है, देख सकते हैं आप, ऑल आर सीक्वेंसेस, बट दीज पर्टिकुलर 3 सेट्स आर, ये 3 जो तवातिर है वो हिसाबी तसाउद है। क्यों, क्योंकि इनका दरमियानी फर्क कैसा है, यकसा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उर्दू में कहते हैं हिसाबी तसाउद। यानी ये बात समझ में आ गई कि आदाद के दरमियान अगर फर्क यकसा हो तो वो हिसाबी तसाउद कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो सेट है ये हिसाबी तसाउद है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट एट द सेम टाइम वो सीक्वेंस भी है, तवातिर भी है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि एवरी एपी इज अ सीक्वेंस, हर हिसाबी तसाउद तवातिर होता है, बट हर तवातिर हिसाबी तसाउद नहीं होगा। क्यों, देखिए ये तवातिर है, तवातिर यानी सीक्वेंस, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलेशन है तो ये तवातिर है, बट ये हिसाबी तसाउद नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इक्वल नहीं है। डिफरेंस फर्क यकसा होना चाहिए तभी जाके वो तवातुर तसाउद बनता है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो तसाउद नहीं बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। वी कैन नॉट कॉल इट एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो यू कैन सी दैट एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस, बट ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट एपी। ये क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें पहले क्वेश्चन यही होता है कि चेक वेदर द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज एन एपी और नॉट। ठीक है, दिए हुए आदाद का सेट हिसाबी तसाउद है या नहीं है। अभी चूंकि बैच कंबाइंड है और स्टूडेंट्स उर्दू और इंग्लिश मीडियम के मिक्सअप है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा रहा हूँ ताकि दोनों को समझ में आए। हम मंडे ट्यूसडे से सेपरेट करने वाले हैं बैचेस, तब फिर प्योरली इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में ही हम टीच करेंगे और उर्दू मीडियम वालों को उर्दू में ही। जो स्टूडेंट सेमी इंग्लिश के वो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम को ज्वाइन करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स उन्हें इंग्लिश में होता है ना। तो उर्दू में हम कैसे कहेंगे इसी चीज को जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि हर हिसाबी तसाउद तवातिर होता है लेकिन हर तवातिर हिसाबी तसाउद नहीं होता है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हर इंसान आदमी नहीं होता। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि इंसान जो है वो दो टाइप के होते हैं, आदमी और औरत। तो हर इंसान, अब मैं अगर किसी इंसान की बात कर रहा हूं तो ये थोड़ी है कि मैं आदमी ही की बात कर रहा हूं, वो औरत भी हो सकती है ना। जिस तरीके से हर इंसान आदमी नहीं होता है और हर इंसान औरत नहीं होती है, उसी तरीके से हर तवातिर हिसाबी तसाउद नहीं होता है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से हर आदमी इंसान होता है या हर औरत इंसान होती है, उसी तरीके से हर हिसाबी तसाउद तवातिर है। मीन्स एवरी एपी इज अ सीक्वेंस। ओके, तो यहां पर हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई एपी क्या है और किस तरीके से हम उसको जज कर सकते हैं कि उनका म्यूचुअल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अभी ये चीज समझने के बाद अगली चीज जो आज हमको समझनी है वो ये है कि एक्चुअल में ये जो एपी है, हिसाबी तसाउद है, इसके नाक का नाक क्या है। नाक का नाक मतलब टर्मिनोलॉजी।
जिस तरीके से हम जब छोटे होते हैं, या फिर आपको अगर अपने घर में छोटे बचपन, अपना बचपन याद नहीं होगा तो अपने घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनका याद कीजिए, या फिर आपके घर में भांजा भांजी वगैरह भतीजी जो भी है, तो उनको बचपन में सिखाया जाता है कि बेटा अपन इंसान तो है, लेकिन बताया जाता है ये नाक है, ये आँख है, ये बाल है, ये कान है ना। इसे कहते हैं हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स जो है अलग अलग उनके नाम, टर्मिनोलॉजी हम समझाते हैं। वैसे ही जो ये हिसाबी तसाउद एपी है ना, इसके अंदर भी बहुत सी टर्मिनोलॉजी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्चुअल में क्या है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 9 देन देखिए कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो 9 and 5 14 देन 19 देन 24 है ना। ये एपी है या नहीं आप लोग चेक कर लीजिए। एपी के लिए सिर्फ एक ही फंडा है कि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है। हर अगले डिजिट में पिछले डिजिट से 5 ज्यादा है, 5 का डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हैं। देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एक हिसाबी तसाउद है। अब यहां पर होता क्या है बेटा कि ये जो टर्म्स है आप देख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट लातादाद है, मैंने डैश कर दिया। मतलब ये जो तवातिर एक लातादाद तवातिर का सेट है, आदाद का सेट है। अब यहां पर यानी इनफाइनाइट है, यहां पर ये जो कॉमे से सेपरेट किया है ना ईच वैल्यू को, तो ये कहलाती है टर्म। इसे क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। और टर्म को उर्दू में बोलते हैं रुक्न। मतलब ये हिसाबी तसाउद के रुक्न हैं, टर्म हैं, और इन टर्म्स को हम नंबर दे देते हैं। जैसे स्कूल में आप लोगों को रोल नंबर्स दिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे इन टर्म्स को हम नंबर दे रहे हैं, T1 T2 T3 T4 T5 एंड सो ऑन। बराबर। जो लास्ट वाला नंबर है जो हमको नहीं पता होता उसे n बोलते हैं। n फॉर नंबर, के लास्ट नंबर जो भी होगा, अभी हमको यहाँ नहीं पता है तो उसको हम Tn बोल देते हैं, लास्ट में जो भी होगा, है ना। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए आप लोग कि T1 ये टर्म नंबर है। जिस तरीके से स्कूल में आपका रोल नंबर होता है ना, तो यहां पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म नंबर है। बट टर्म नंबर और टर्म वैल्यू में बहुत फर्क है। रुक्न की कीमत और रुक्न का नंबर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि यहां रुक्न नंबर 1, टर्म नंबर 1, ये उसका नंबर है, बट उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कितनी है, 4। ये वाले एपी में है ना, अलग अलग एपी में वैल्यूज अलग अलग रहेंगी। तो ये टर्म नंबर है और ये उसकी वैल्यू है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज कैसे होते हैं, वो टर्म नंबर को ही वैल्यू समझते हैं। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल T3 बोल रहा हूं तो वो समझेंगे T3 मतलब उसकी वैल्यू 3 है। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे कुछ होता है कि क्लास में कि जो आपका रोल नंबर है तो वही आपका रैंक डिसाइड करता है, या आपका रोल नंबर आपका वेट डिसाइड करता है। ऐसे होता है? नहीं। ऐसे होता है कि अगर किसी का फर्स्ट रोल नंबर है तो उसका रैंक फर्स्ट ही आता है सर, अगर किसी का सेकंड है तो उसका सेकंड ही आता है। रोल नंबर अलग रहेगा और रैंक की वैल्यू अलग रहेंगी, वेट की वैल्यू अलग रहेंगी, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर टर्म जो नंबर है वो एक डिफरेंट थिंग है और उसकी वैल्यू अलग है। जैसे थर्ड टर्म ये टर्म नंबर 3 है, बट उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 14 है ना। उसकी कीमत जो है रुक्न नंबर 3 की कीमत कितनी है, 14 है। ये चीज को आप समझ के रखिए। तो ये टर्म्स हो गए, टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जैसे आपको अल्फाबेट्स तो याद ही होंगे, आप 10th में आ गए, है ना। इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ABCD ऑल दैट। तो जिस तरीके से अल्फाबेट में पहला जो कैरेक्टर है वो A है, उसी तरीके से किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A। तो जब कभी आप A लिखा देखें तो आप समझ जाए A मीन्स T1। सेकेंड, आपको पता है कि इन सब में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। 5 ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट डिजिट मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल रही है हमको, बराबर। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे D से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D, बिकॉज D फॉर डिफरेंस, और डिफरेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, फर्क। तो ये D रिप्रेजेंट करेगा हमारा डिफरेंस यानी फर्क को। ठीक है, यहां तक आपको इसका समझ में आ गया कि टर्मिनोलॉजी क्या है। जैसे कि ये वाले केस में, ये वाले एपी के लिए A की वैल्यू कितनी है, 4, और D की वैल्यू कितनी है, 5, है ना। कि A जो है फर्स्ट टर्म वो 4 है, देख सकते हैं आप, और डिफरेंस कितना है, 5। ऐसे ऊपर लिखना नहीं होता है, मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में आया है वो नोट कर लीजिए। चलिए, इस तरीके से आपको एपी के बारे में समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा और रिसर्च करते हैं हम कि एक्चुअल में ये एपी क्या होते हैं।
हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बहुत एक एपी लिख देता हूँ, एक हिसाबी तसाउद लिख देता हूँ, आप लोग उसको समझिए कि कैसे है वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5, 7, 9। अब बहुत से स्टूडेंट समझ गए होंगे कि सर आप एक ऐसा एपी लिख रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और म्यूचुअल डिफरेंस दरमियानी फर्क 2 है। वेरी गुड, 2 है ना, इस टाइप में। जी देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो मैं उर्दू इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, तो इंग्लिश मीडियम वालों तो चलो ठीक है, आपको इंग्लिश समझ में ही आ रही है। बहुत से इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे होंगे जिन्होंने कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं होगा, है ना, उर्दू लैंग्वेज ही नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंग्लिश में ही सीखी है मुझसे। बट जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है, जो अभी तक मैथमेटिक्स बचपन से उर्दू में पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब मैं इंग्लिश में जो चीज़ें बता रहा हूँ तो आपका फ़ायदा ये है इससे कि आप लोग वो टर्मिनोलॉजी नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर के बैक साइड में, है ना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अभी से पता चल जाएगा 10th स्टैंडर्ड से कि उर्दू और इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है, मतलब किस चीज़ को क्या कहा जाता है। फ़ायदा इस वजह से कि जब आप लोग 10th के बाद आगे जो भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेंगे, वेदर यू गो फॉर जूनियर कॉलेज, आप 11वीं 12वीं करेंगे, है ना, जूनियर कॉलेज जाएंगे, या फिर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करेंगे या और कोई कोर्स करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10th के बाद आप कोई भी मीडियम से पढ़िए, वेदर यू आर स्टडिंग थ्रू उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम, किसी भी मीडियम से आप पढ़ रहे, बट यू हैव टू लर्न मैथमेटिक्स ओनली इन इंग्लिश। मैथमेटिक्स आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, कोई और मीडियम में नहीं होता है मैथमेटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप 11th में अगर उर्दू मीडियम से गए साइंस में, फिजिक्स उर्दू में रहेगा, केमिस्ट्री उर्दू में, बायोलॉजी उर्दू में, बट मैथमेटिक्स आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग 10th तो कर लीजिए उर्दू मीडियम से, बट टर्मिनोलॉजी भी याद कीजिए, और जो मैं लिखाता हूँ यहाँ पे इंग्लिश में वो बैक साइड में लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों को अगर उर्दू लिखते आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी नोट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज, मल्टीपल नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेजेस का। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उर्दू, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, अरबिक, ये 5 लैंग्वेजेस आती है, मैं समझ सकता हूँ इसके अंदर नंबर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज पर हमको कमांड होना चाहिए, है ना, मल्टीलिंगल पर्सनालिटी हमारी होना चाहिए। चलिए, तो हम इसकी बात कर रहे थे 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या है, हमारा एक हिसाबी तसाउद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या जिसका शॉर्ट फॉर्म है एपी। एपी का शॉर्ट फॉर्म आंध्र प्रदेश नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी हिसाबी तसाउद। अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझते हैं, जैसे कि हमको पता है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है, सो ऑन। अब हमने ये भी सीख लिया है कि A मीन्स फर्स्ट टर्म, A इज इक्वल्स टू T1, और यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है, 5। सिमिलरली D मतलब डिफरेंस, तो सब में डिफरेंस कितना है, 2। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। बट अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे। एक्चुअली में फॉर्मूला नहीं है, वो रिलेशन है, बट बच्चे 10th तक हर चीज़ जो उनको याद करनी होती है उसको फॉर्मूला बोल के याद करते हैं मैथमेटिक्स में। कुछ चीज़ें रिलेशंस भी होती है, कुछ रेशियोज होते हैं, अभी हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे। अब अगर हम लोग एनालाइज करें, देखें, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल्स टू A, राइट। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म और A एक ही चीज़ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमने। अगर मैं ऐसे लिखूँ T2 इज इक्वल्स टू A प्लस D, यानी अगर मुझे T2 हासिल करना है तो मुझे A फर्स्ट टर्म में D डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म 5 में डिफरेंस 2 ऐड किया, 5 प्लस 2 7 मिल गया, यानी T2 क्या है, A प्लस D। लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियसली आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पर। T3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, ओके, A 5 प्लस 2 इंटू D, D कितना है, 2 2 2 4, 4 प्लस 5 9 मिल रहा है T3, है ना। ये जो AP है बस वो आपको मैंने टैली करने के, मैं जो आपको लिखा रहा हूँ ये रिलेशंस, आप इसके साथ टैली कर लीजिए कि वो प्रॉपर है क्या नहीं है। जैसे कि फिर फॉर एग्जांपल T4, ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट रिलेशन समझ गए होंगे, हाँ, A प्लस 3D। क्या समझे आप लोग, आप ये समझे कि सर अगर फोर्थ टर्म आ रहा है तो यहाँ पे एक कम 3, थर्ड तो एक कम 2 तो एक कम यानी 1, है ना, इतने डीज हम ऐड कर रहे हैं। ओके, बताइए T5, ओके, आपने सही सोचा, A इक्वल्स टू 4A प्लस 4D। ऐसे रिलेशन भी लिख सकते हैं। सेकंड, और कौन सी स्टाइल में लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं T1 इक्वल्स टू A एज इट इज, है ना, इसको तो कोई दूसरी स्टाइल से लिख ही नहीं सकते। T2 इज इक्वल्स टू कैसे हो सकता है, T1 प्लस D। T3 क्या हो सकता है बेटा, T2 प्लस D। T4 क्या हो सकता है, T3 प्लस D। आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैं
अगर फोर्थ टर्म पता करना है तो थर्ड टर्म में डी ऐड कर रहे हैं हम लोग। T3 मतलब कितना है यहाँ पे 9 प्लस डी कितना है 2, 9 प्लस 2 11, फोर्थ टर्म मिल रही है। मतलब ये एक ही चीज है, दो अलग टाइप में हम लोग इसको लिख रहे हैं अलग अलग पैटर्न से। सो T4 प्लस डी। ओके, इन दिस वे वी कैन राइट द रिलेशन बिटवीन द टर्म्स, अरकान के दरमियान इस तरीके से ताल्लुक हम लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों टाइप से आपने लिख दिए क्यों? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये आपका ओल्ड सिलेबस, आपको पता होना चाहिए यू आर द सेकेंड बैच। आप सेकेंड बैच जो इस न्यू सिलेबस का एग्जाम देने वाले हो। अभी पिछली सिर्फ एक बैच ने इस न्यू सिलेबस पर और न्यू पेपर पैटर्न पर एग्जाम दिया है, यू आर द सेकेंड बैच। और जो लास्ट ईयर से पेपर पैटर्न आया है मतलब 2020 मार्च 2020 में आपके जो सीनियर्स जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कोरोना बैच, तो उनका जो मतलब पेपर पैटर्न है उसमें ये फाइनल हुआ था कि लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ बुक क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, जो लास्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वो आउट ऑफ बुक का मैंने एनालिसिस किया, वो इस साल जो पेपर्स हुए, तो आप लोगों ने भी कर लेना अपने सीनियर से पेपर लेके, या किसी दिन हम एक स्पेशल लेक्चर लेके वो करवाएंगे एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ बुक के नाम पर मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट जो पुराना सिलेबस था उसमें से पूछे जाए थे, है ना, उसी में के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे और बोल दिया था कि ये आउट ऑफ बुक के क्वेश्चंस हैं। तो इस चीज को हमको समझना चाहिए कि पिछला सिलेबस और नए सिलेबस में क्या डिफरेंस है और उसका एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करते आए, हमारा पूरा ध्यान हो हमारे सिलेबस पे, हमारी एकदम अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी परफेक्ट इन अवर सिलेबस बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो 10th में, सिर्फ आप एक पीस ऑफ पेपर यानी आपका रिजल्ट हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, बट यू आर लर्निंग फॉर योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के लिए पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि यही टेक्सचुअल लाइफ को आपको अपनी एक्चुअल लाइफ में यूज करना होता है। देन यू कैन बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन एंड ऑल दैट। आपको कुछ भी बनना है तो आपको आपके एजुकेशन को अपनी लाइफ में यूज करना पड़ेगा, और वही लोग सक्सेस होते हैं। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि 10th पास हो जाएंगे, 12th पास हो जाएंगे, उनको उतना ही मिलता है जितनी वो उम्मीद करते हैं। बट जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए पढ़ते हैं तो फिर वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। जो 10th-12 कामयाब होने के लिए पढ़ते हैं वो 10th-12 तो पास हो जाते हैं, बट लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है ना। तो आप लोग ये चीज ध्यान दीजिए, इसलिए मैं आपको एनालिसिस से पढ़ा रहा हूँ। तो ये ओल्ड पैटर्न से है, ओल्ड सिलेबस में इस टाइप में लिखते थे हम लोग, ऐसे सिखाते थे, न्यू सिलेबस में ऐसे सिखा रहे। आप बोलेंगे सर फिर आपने ओल्ड का क्यों सिखाया? मैंने इसलिए सिखाया कि इसके बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला डिराइव करना सिखाऊंगा कि उससे एक फॉर्मूला बनता है ना, और ये न्यू सिलेबस के हिसाब से है आपका। तो अब जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। इतना जिन स्टूडेंट्स को समझ गया जो अभी मैंने समझाया पिछले 20-25 मिनट में, तो अगर वो समझ गया मीन्स दे कैन सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.1। ये चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है ना वो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे आप लोग, जिनको ये समझ गया है ना। जो लोग इसे नोट करना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए। मैं एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस तो आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी आप लोगों को खुद करना है अपने रजिस्टर्स में। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि आप लोग अपने रजिस्टर्स बना लीजिए, स्कूल जब भी ओपन हो, बट अभी से आप ये सब नोट कर लो और स्टडी करके रख लो। ओके, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट चैप्टर स्टडी नहीं किया अलजेब्रा का, मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस बना के ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं ऊपर एक लिंक आ रही है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके पिछले वीडियोस जो है चैप्टर नंबर 1 हिसाबी 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावात, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो आप देख सकते हैं। बस वो थोड़ा पर्टिकुलरली उर्दू मीडियम के हिसाब से था, उर्दू मीडियम वाले रिवाइज कर लीजिए चैप्टर को। ये थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का कि चेक वेदर द गिवन सीक्वेंसेस आर एपी और नॉट। दिए हुए तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं है, ये चेक करना है। कोई भी तवातिर का हिसाबी तसाउद होने के लिए जरूरी है कि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। फॉर एन एपी इट इज कंपल्सरी, इट इज मस्ट दैट द डिफरेंस शुड बी इक्वल बिटवीन देयर टर्म्स। यानी यहाँ पर हमको डिफरेंस चेक करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन है, इस तरीके से उर्दू मीडियम वाले हल ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूशन लिख सकते हैं, है ना। मैं तो इस तरीके से लिख के स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे चूंकि, है ना। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, उर्दू मीडियम वाले हल यहाँ लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूशन लिखेंगे, बट इसके नीचे का दोनों का सेम है ना। उर्दू मीडियम वाले ऐसा नहीं कि राइट साइड से लिख देंगे, आपको लेफ्ट से ही लिखना है ना। सेकेंडली यहाँ पर ये जो मैंने 3 डॉट्स बनाया हूँ, मतलब एक डॉट नीचे वाला डाउन साइड वाला, तो इसे उर्दू मीडियम वाले ये रीड करते हैं चूंकि,
और इंग्लिश में उसे बोलते हैं बिकॉज। तो बिकॉज यानी चूंकि, डी डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगले रुकन में से पिछला रुकन तफरीक करने से हमें डिफरेंस मिलता है। तो मैंने लिखा T2 माइनस T1। अब देखिए T2 कितना है 5/2, 5/2 दिख रहा है, तो 5/2 नफी T1 कितना है 2। अब यहां पर जरा हम इसकी तफरीक सीख लेते हैं, यह है कसरों की तफरीक। हम एक बेसिक लेक्चर्स के ऊपर, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर भी मैं एक लेक्चर बनाने वाला हूँ, जूम पर भी लूंगा मैं, तो उसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ मैं थोड़ा फटाफट जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को इसकी तफरीक आ जाना चाहिए। हमको पता है कि हम जब नीचे कुछ नहीं होता है मतलब क्या होता है एक, तो आप क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। एक दूसरा मेथड क्या होता है, उनके नसब नुमा यकसा करते हैं, डिनोमिनेटर में इक्वल करते हैं, बट हम वैसे नहीं करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है बेटा, स्टेप नंबर 1 मतलब ऐसा मल्टीप्लिकेशन, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ का डिनोमिनेटर, इसका शुमार कुनिंदा इसका नसब नुमा उर्दू में, है ना। फिर सेकेंड स्टेप में ऐसे, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, इसके नसब नुमा से इसके शुमार कुनिंदा का ज़र्ब होगा। साथ ही साथ बीच में जो यहाँ पे सिंबल है, जो अलामत है, वही अलामत हम लगा देंगे, और तीसरे स्टेप में ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा, बराबर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 1 5 1 5, बीच में जो अलामत है एज इट इज, नफी है तो नफी, जमा है तो जमा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, 2 2 4 अपॉन 2 1 2। देखिए आप लोग, मैंने पहले 1 ऐसे किया फर्स्ट स्टेप, 5 1 5, जो सिग्नेचर है बीच में सिंबल है वो एज इट इज, देन 2 2 4, देन 2 1 2, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 5 - 4 1/2, ये आ गया 1/2, मतलब डिफरेंस कितना मिला 1/2। आगे हम लिखेंगे इसी तरह, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे इसी तरह, इंग्लिश में इसी तरह को बोलते हैं सिमिलरली, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लल्ली। सिमिलरली को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लल्ली, मतलब LL लिख के LY लिखते हैं। तो सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, D = T3 - T2। ओके, तो यहाँ T3 कितना है बेटा, T3 है 3 माइनस T2 है 5/2। ओके, वही दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, 3 2 6 माइनस 5 1 5 अपॉन 2 1 2, 6 - 5 1/2। देखिए अगेन सेम आ रहा है। आप एक और बार निकाल लेना, 3 टाइम निकालना चाहिए डिफरेंस, है ना। 1 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन, तो भी आंसर 1/2 आएगा। तो आप लिख देंगे देयरफॉर इट इज एन AP। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा लिखेंगे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP, गिवन सीक्वेंस इज एन AP। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लिहाजा दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 7th वाला हम सॉल्व करते हैं। 7th वाला मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें रूट आया है जज़रुल मुरब्बा। बहुत से स्टूडेंट रूट्स जज़रुल मुरब्बों से घबराते हैं, है ना। अभी उर्दू मीडियम वाले हल, इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूशन लिखेंगे, मैं तो ऐसे एरो बना देता हूँ। अब यहाँ पर भी हम डिफरेंस निकालेंगे, बिकॉज डिफरेंस सेम वैसे ही सॉल्व करना है। क्या, T2 - T1, T2 कितना है 3 + √2 माइनस T1 कितना है 3, ओके, +3 - 3 कैंसिल, तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ कितना बच रहा है √2, मतलब डिफरेंस हमको मिल गया √2। नेक्स्ट वाला चेक करेंगे लल्ली, सिमिलरली आप उर्दू मीडियम वाले इसी तरह। D क्या रहेगा, D T3 - T2, है ना, थर्ड टर्म में से उसकी प्रीवियस यानी सेकंड टर्म माइनस करेंगे। तो T3 कितना है यहाँ पे 3 + 2 √2। यहाँ पे ध्यान देना है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये वाला मामला होता है। कैसे, यहाँ माइनस है, मैंने भी माइनस लगाया, ये T3, ये पूरा T3 है, देख सकते हैं आप, ये T3 है पूरा, माइनस T2। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूँ T2 उठा के, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब मैं जब ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा तो ऐसे लगेगा कि ये माइनस की साइन जो है वो सिर्फ 3 के साथ है, नफी की निशानी सिर्फ 3 के साथ है, ऐसा नहीं है। अभी वो सबको बदलेंगी, तो इसके लिए आपने ब्रैकेट में लिखना चाहिए, एक स्टेप बढ़ा देना, बट मिस्टेक नहीं होने देना। ध्यान होना चाहिए इतना आपका सॉल्व करते वक्त, क्योंकि ज़रा सी गलतियों की वजह से बहुत नुकसान होता है। मेरा भी 10th में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मैं आपको कभी बताऊंगा किसी दिन। तो कैसे होता है बेटा कि यहाँ पे अब ओपन करेंगे, ये तो ब्रैकेट में नहीं है, ये एज इट इज माइनस। अभी जैसे मैं माइनस लगा रहा हूँ
सॉरी ये माइनस की वजह से जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर की पूरी टर्म्स, जितने भी टर्म्स है, टर्म्स मतलब बीच में प्लस माइनस आ गया मतलब वो टर्म बन जाती है, तो वो टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, जमा वाले नफी में, नफी वाले जमा में। अभी 3 जमा में तो नफी में, उसी तरीके से ये जजर 2 √2 ये भी जमा में तो भी नफी में। फिर दोबारा -3 + 3 कैंसिल क्योंकि कोई साइन नहीं मतलब प्लस किए। अब यहाँ पर ये क्या है देखिए, थोड़ा मैं इसको सेपरेट करता हूँ, 2 √2 -√2 है ना। अभी बहुत से बच्चे सोचते हैं सर √2 कैंसिल 2 बच जाएगा, ये माइनस का √2 या प्लस का √2, नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है। एक्चुअल में ये कैसा है, 2 मैंगोज है ना, 2 आम नफी 1 आम, ये जो √2 है ना इसको आप मैंगो समझो, क्या समझो, मैंगो। तो यहाँ कैसे लिखा हुआ है, 2 मैंगोज -1 मैंगो, तो आंसर क्या आएगा, 2 मैंगोज में से 1 मैंगो गया तो 1 मैंगो बचेगा, है ना, यानी √2 बचेगा, 2 √2 -√2 √2। आप लोग ये थोड़ी सी मिस्टेक करके आंसर्स रॉन्ग कर देते हो, तो देख सकते हैं आप डिफरेंस वही आ रहा है। थर्ड भी करेंगे आप मतलब T4 - T3 तो वही आंसर आएगा। इस टाइप में आप लोग आंसर्स फाइंड कर सकते हो, ये भी एक AP है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है। ओके, नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 3.1 के सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। ओके, एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं स्पेशल कुछ ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर इसके अलावा किसी बच्चे को कोई और क्वेश्चन में डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वो आप गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए। वो फिल करने के बाद आप एक ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से। आप वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ में ना आए तो। साथ ही साथ मैं जितनी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ जूम एप्लीकेशन पर, तो आप लोग वो भी अटेंड कर सकते हो। वो अटेंड करने के लिए कंपलसरी आपको गूगल फॉर्म भरना है, तभी जाकर आपको क्लास का आईडी और पासवर्ड मिलता है। ओके, तो आप लोग जो भी 10th स्टैंडर्ड में है, वेदर इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, स्टेट बोर्ड या CBSE, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए गूगल फॉर्म भरकर, और फिर मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में आ जाइए। ओके, चलिए, उस गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है कि यूजिंग द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मेक AP, है ना। अगर मुश्तरिक फ़र्क D और पहला रुकन A हो तब हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए, मतलब हमको AP बनाना है। यहाँ पर वी हैव टू फॉर्म द AP। लास्ट में हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे AP है या नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में हमको AP डेवलप करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। याद आ रहा है मैंने आपको ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के हिसाब से 2 चीज़ें लिखा के दिया था, उनका यूज़ करना है हमको। यहाँ पर हम सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हल, इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूशन लिखेंगे, है ना, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हेयर, उर्दू मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे यहाँ। दोनों नहीं लिख लेना, दोनों ने, उर्दू मीडियम वालों को इधर साइड का ही लिखना है, इंग्लिश मीडियम वालों को ये लिखना है। हेयर मतलब यहाँ, यहाँ क्या, यहाँ ये के भाई क्वेश्चन में A जो है वो हमको -7 दिया है और D जो है वो 1/2 दिया है। एक्चुअल में आप जो एग्जाम में आंसर लिखने वाले हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो क्वेश्चन है ना। आप बोलेंगे सर वही लाइन रिपीट कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो। अरे बेटा, कभी भी आंसर में क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए, पूरा नहीं, जो स्पेशल लगता है गिवन वही, है ना। उससे एक इफेक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर और हमको भी आसानी होती है सॉल्व करने। अभी ये हमने लिख दिए, फिर हम लिखेंगे, हमको AP बनाना है। AP बनाना है मतलब उसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आप चाहे तो थर्ड या फोर्थ टर्म तक पता कीजिए, बस इनफ होता है। 1 मार्क के लिए आता है मैक्सिमम क्वेश्चन, या 2 मार्क के लिए। तो अगर 2 मार्क के लिए आता है तो आपने 4 टर्म्स भी पता किए तो इनफ है, 1 मार्क के लिए आता है तो 3 टर्म्स भी पता किए तो इनफ है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बिकॉज, चूंकि उर्दू वाले पढ़ेंगे लिखेंगे ऐसे ही। T1 क्या होता है A, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -7, ये मिल गया फर्स्ट टर्म। T2, हाँ न्यू सिलेबस, मैं कैसे लिख दे रहा था A + D, ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। न्यू सिलेबस के हिसाब से क्या है, T1 + D। ओके, तो T1 + D, T1 कितना है बेटा -7 प्लस D कितना है 1/2। ओके, यहाँ पर अब वही वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे कुछ नहीं होता है, डिनोमिनेटर मतलब 1 होता है। नेचुरल नंबर के, किसी भी नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। अभी नेचुरल नंबर या होल नंबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस साइन यहाँ पे कंसिडर करनी है, माइनस साइन, -7 × 2 -14, नफी 7 दूनी 14, बीच में जो अलामत है साइन है एज इट इज, 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2 1 ज़ा 2, तो क्या हो जाएगा -14 + 1 -13/2, ये मिल गई सेकेंड टर्म। वैसे ही हम पता करेंगे थर्ड टर्म क्या रहेंगे बेटा, T2 + D, न्यू सिलेबस, है ना।
या फिर ओल्ड सिलेबस a प्लस 2d, यहाँ 3 रहा तो 2d, 4 रहा तो 3d, एक एक d ऐड होते जाता है ना। अभी T2 कितना है -13/2, ये T2 मिल गया भाई अपने को, प्लस d कितना है 1/2। ओके, अभी आप लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर ना सब नुमा एक्स है तो ऊपर वालों की डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। इफ द डिनोमिनेटर इज इक्वल यू कैन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, है ना। तो हम वो वाला मेथड यूज करेंगे, इक्वल है तो डायरेक्टली इनके बीच में एडिशन की साइन है, हम एडिशन कर लेंगे। बट यहाँ ध्यान रखना है कि 13 जो है वो माइनस में है, सो -13 + 1 अपॉन यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा -13 + 1 -12 अपॉन 2, और इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 2 2 6 12, तो -6 माइनस साइन एज इट इज, तो T3 हमको मिल गया -6। वैसे ही हम पता कर लेंगे T4 क्या रहेगा बेटा T3 + D, T3 कितना है -6 + D कितना है 1/2, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -6 2 ज़ा 12 + 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2 1 ज़ा 2, देन इट इज -11/2, है ना। इस टाइप में हमने 4 टर्म्स पता कर लिया। अब आपको फाइनल आंसर लिखना है, आपको नीचे लिखना है, बट यहाँ पे नीचे में लिखो तो शायद वो स्क्रीन के बाहर चला जाए, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको लास्ट में लिखना है। Therefore the AP is, और AP क्या है आपका, देखिए फर्स्ट टर्म है आपकी -7 -13/2 -6, वो लिखना है -7 -13/2 -6 एंड -11/2। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि इंग्लिश मीडियम वाले तो ऐसा आंसर लिख देंगे और उसमें लेफ्ट राइट ही पढ़ते नंबर्स को भी और लैंग्वेज को भी, तो उनका आंसर ठीक है। बट अगर उर्दू मीडियम वाले आंसर लिखे कि इसलिए हिसाबी तसाउद, ये फाइनल आंसर, हाँ फाइनल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हाफ मार्क्स होता है। जो फाइनल आंसर लिखना भूल जाएंगे उनका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, उन्होंने पूरा अच्छे से सॉल्व किया बट ये फाइनल आंसर लिखना भूल गए लास्ट में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइड में नहीं लिखना है, लास्ट में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पूरा राइट सॉल्व किया लेकिन फाइनल आंसर लिखना भूल गए तो उनका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। ऐसे हाफ काउंट कीजिए, अराउंड 16 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट एग्जाम में, पूरे पेपर में अलजेब्रा के 40 मार्क्स के। तो अभी हाफ आके 8 मार्क्स, अब मतलब 8 पूरे 16 क्वेश्चन में आप लास्ट आंसर लिखना भूल गए तो 8 मार्क्स कम हो जाएंगे। मतलब आपने पूरा राइट सॉल्व किया, हर इक्वेशन लिखा, हर सब लिखा, फाइनल आंसर लिखना भूल गए तो आपको 40 में से कितने मिलेंगे 32, सब अच्छा करने के बाद भी। तो ये ध्यान रखना है आपको, फाइनल आंसर बहुत प्रॉपर होना चाहिए। हम लिखेंगे इसलिए हिसाबी तसाउद, और ये जो है यही टर्म्स रहेंगी, लेकिन देखिए आखिर में करना क्या है आपको मैं अभी बताता हूँ, है ना। ये आपने लिख दिया इस तरीके से एपी, ये एपी लिखने के बाद यहाँ पे आपको एरो बनाना है, मतलब एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि इस एपी को इधर से इधर पढ़ना है। ओके, आपने बुक में भी देखना बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरीके से एरो बना के लिखा हुआ होता है। नहीं तो स्टूडेंट उर्दू मीडियम वाले राइट टू लेफ्ट पढ़ते तो ऐसे पढ़ लेंगे हिसाबी तसाउद नफी 11/2 नफी 6 नफी 13/2 नफी 7, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म ये है, तो ये ऐसे एरो बनाना है। ठीक है, इतनी बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान देना है, तभी जाकर हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बनेंगे। अपनी गलतियां बारीक बारीक पता रहेंगी तो हम बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये फर्स्ट एक्सरसाइज तक मैंने समझाया, बाकी जो है वो जूम लेक्चर के ऊपर आज हम शाम के वक्त जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये चैप्टर के वो हम डिराइव करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं फिल किया है वो फिल कर लीजिए। सेकेंडली, सब स्टूडेंट्स इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।